हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सी सेट के सेशन के अंदर। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू डेटा सफिशिएंसी। देखिए, अगर आपने यूपीएससी का 2023 का आपने अगर आप पेपर देखा होगा तो आई थिंक 3 क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आए थे डेटा सफिशिएंसी से। उससे पहले भी मतलब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहे हैं। द थिंग इज कि ये टॉपिक एक ईजियर साइड पे ही टॉपिक है, पर हालांकि क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर पता नहीं होता कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं या फिर उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं होती, ये एक ऐसा टॉपिक रह जाता है जो शायद हम अच्छे से कवर करना भूल जाते हैं। पर आज के सेशन में हमारी कोशिश रहेगी कि काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको एक अप्रोच दे दूंगा कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। पर फिर से जैसा मैं हर लेक्चर के अंदर अपना बोलता भी हूं कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी द मोर यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके साथ ही कुछ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देता ही हूं जैसा हर सेशन में, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये सर्च भी कर सकते हो ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। तो ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये पीडीएफ, यहाँ पे इसके जो एक्सप्लेनेशंस होंगे एंड एट द सेम टाइम जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आपको यही टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से आज के। मैंने बात क्या करी, डेटा सफिशिएंसी की। क्या वर्ड है दो, डेटा और सफिशिएंसी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आपको मैं कुछ डेटा दे दूं, लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने कुछ डेटा आपको दे दिया, ठीक है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ऐसे बहुत सारे डेटा है। इसके हिसाब से क्या आप कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हो? ये है डेटा सफिशिएंसी। मैं आपको एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो मैंने आपको कुछ रैंडम चीज बता दी कि यार मेरे पास एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इतने लोग काम करते हैं, उसमें इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इतने फैकल्टीज हैं, इस तरह से। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट को यूज करके आप मुझे ये बता सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो आपको ना यहां पे क्या करना होता है, इनमें से स्टेटमेंट्स चूज करनी होती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट के माध्यम से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो। ध्यान रखना, मैंने आपसे यह पूछा है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमें कोई ये नहीं पूछता कि रेवेन्यू का नंबर कितना है, 5,000, 700, वट नहीं। हमें बस ये बताना होता है कि हाँ 1 और 3 को यूज करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही पूछता है, इसमें ये नहीं हमें निकालना होता कि रेवेन्यू या फिर आंसर है कितना। हमें बस ये बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स अगर हम यूज करेंगे उनके हिसाब से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूं, फिर कुछ आपको थ्योरी पे आऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करेंगे इस क्वेश्चन को, पर इसका सैंपल समझो। जैसे आपको एक स्टेटमेंट 1 यहां पे दे दी, यहां पे बता दिया कि सर आर इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू, एंड यहां पे बता दिया स्टेटमेंट 2 के अंदर एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है। तो एक्चुअल में ना ये है हमारा डेटा जो गिवन है, और ये है हम हमारे से जो सवाल पूछा गया कि लार्जेस्ट कौन है। ध्यान रखना, हमें इसका आंसर निकालना जरूरी नहीं है कि लार्जेस्ट कौन है, क्या पी है, क्यू है, आर है या एस है। हमें बस इतना बताना है क्या इस पर्टिकुलर डेटा के माध्यम से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। बात बस इतनी ही है। यू डोंट नीड टू गिव द आंसर कि लार्जेस्ट है कौन। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्या इनको यूज करके आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। और एक बार ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट 2 अलोन, तीसरा कह रहा है टुगेदर, इस तरह से। तो एक्चुअली में पता क्या करना है, आपकी जो अप्रोच होगी, अप्रोच क्या रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने टाइम, आप ना अप्रोच ऐसा रखना कि पहले जैसे मान लो अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं तो आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, ओनली द स्टेटमेंट 1। आपको और कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, ओनली द स्टेटमेंट 1, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 1 को पढ़ के चेक करो क्या उससे आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मे बी यस मे बी नो। एक इसी तरह से आप फिर अगली स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, जितनी भी स्टेटमेंट 2 है 3 है। अब जब मान लो आप स्टेटमेंट 2 को पढ़ रहे हो ना, तब आपको स्टेटमेंट 1 को भूल जाना है थोड़े टाइम के लिए। बहुत बार पता क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं निकलता, हम स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं,
पर स्टेटमेंट 1 भी हमारे दिमाग में होती है एंड वहीं पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो पहले आपको ना सारी स्टेटमेंट जितनी भी गिवन है 1 2 3 जो भी हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 को अलग से, फिर स्टेटमेंट 2 को अलग से, फिर स्टेटमेंट 3 को अलग से। अगर ये इंडिविजुअली अपने आप में आंसर तक नहीं पहुंचा पा रही फिर आप कंबाइन कर सकते हो। समझे इस बात को? फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद फिर हम इन स्टेटमेंट्स को, इनको आपकी स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देंगे एंड फिर चेक करेंगे कि वेदर वी आर रीचिंग द आंसर और नॉट, आर वी एबल टू रीच टू अ यूनिक आंसर और नॉट। गेटिंग इट? अप्रोच क्लियर है? ठीक है, अप्रोच क्लियर है ना? तो एक बार काम करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम जो मैंने आपको दिखाया ही था उसी से स्टार्ट करते हैं, जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। अब यहां पे देखो सवाल क्या पूछा गया है। सवाल में लिखा गया है कि सर ये 4 नंबर हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ये जो 4 नंबर है पी क्यू आर और एस, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, ये पूछा गया है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या अप्रोच बताई मैंने कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो। पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जो आर है ना वो पी से भी बड़ा है, क्यू से भी बड़ा है। क्या पी और क्यू के बारे में उसने कुछ बताया कि दोनों में से कौन सा बड़ा है? द आंसर इज नो। पर आर इतना बता दिया कि पी और क्यू से बड़ा है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब पता क्या करना है, आपने देखा यार आर इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू, और इससे क्या हम लार्जेस्ट बता पा रहे हैं? आंसर इज नो। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मतलब कि आर और एस इन दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि आप नोटिस करो इतना तो उसने बता दिया कि आर पी और क्यू से बड़ा है, पर आर और एस में कौन बड़ा है हमें नहीं पता। तो इसलिए ना हम ये जो पहली बात कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, अकेले स्टेटमेंट 1 को देख के हमें नहीं पता लग रहा कौन सबसे बड़ा है। हो सकता है आर हो सकता है एस हो, हमें नहीं पता, ठीक है। फिर अब क्या करना है, स्टेटमेंट 1 को कुछ समय के लिए भूल जाओ, अब सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखो। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, एस इज नॉट द लार्जेस्ट। क्या मतलब इसका, एस सबसे बड़ा नहीं है। एस सबसे बड़ा नहीं है, क्या उससे हम लार्जेस्ट बता पाएंगे? नहीं। सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखने से हमें इतना पता लग रहा है कि एस लार्जेस्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट कोई और भी हो सकता है अमंग्स्ट द ऑल अदर 3। अब देखो ना स्टेटमेंट 1 अकेले पढ़ने से कुछ पता लगा कि लार्जेस्ट कौन है, ना 2 पढ़ने से अकेले पता लगा। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर दो। जैसे ही आप कंबाइन करोगे 1 और 2 को, 1 में क्या आया था कि आर पी और क्यू से बड़ा है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रही थी कि एस लार्जेस्ट नहीं है। अगर एस लार्जेस्ट नहीं है और पी एंड क्यू आर से ही छोटे हैं तो चारों में सबसे बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली आर। तो जब हमने दोनों को कंबाइन किया ना तब हमारे पास आंसर मिल गया। तो एक्चुअल में ऐसे केस के अंदर हमारा आंसर कैसे बना, दोनों को कंबाइन करके। तो सी स्टेटमेंट पढ़ो, S1 एंड S2 टुगेदर, दोनों जोड़कर आज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। अकेले अकेले आप नहीं निकाल सकते थे, पर जैसे ही आपने दोनों को कंबाइन कर दिया आपका आंसर निकल गया। तो यहां पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लैरिटी है? ठीक है, कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें आपके नंबर सिस्टम को यहां पे डेटा सफिशिएंसी के साथ कंबाइन कर दिया। एक्चुअली जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप नोटिस करोगे आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, कहीं टाइम एंड वर्क को इसके साथ इंटीग्रेट कर देता है डेटा सफिशिएंसी के साथ, या और चैप्टर्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। स्पेशली नंबर सिस्टम को तो बहुत जगह पे। तो एक एक करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये n क्या है, एक यूनिक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं बिल्कुल, बिटवीन 10 एंड 20। अब इसने बोला है 10 से लेकर 20 के बीच में, 10 और 20 इंक्लूड नहीं है, बिटवीन 10 एंड 20 मतलब 10 और 20 के बीच में आपका n कोई यूनिक नंबर है, यूनिक नेचुरल नंबर। तो क्या वैल्यू हो सकती है? अरे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इसने हमसे पूछा है n क्या होगा। चलो ठीक है, हम भी तो हमें पता नहीं, अब स्टेटमेंट देखेंगे। अब वो कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर। अब यहां पे नोटिस करो, उसने कहा 10 और 20 के बीच में नंबर है n, और जब मैंने स्टेटमेंट 1 को पढ़ा कि n एक प्राइम नंबर है, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि 10 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? हाँ सर, आपने पढ़ाया है नंबर सिस्टम, जब पहला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हम प्राइम नंबर पढ़ के आए हैं। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर यहां पर तो 11 13 17 19 ये 4 आपके प्राइम नंबर होते हैं बिटवीन 10 एंड 20। कोई डाउट की बात नहीं है ये तो। अब मुझे बताओ
जब मैंने स्टेटमेंट 1 पढ़ी, सिर्फ स्टेटमेंट 1 पढ़ी, क्या मेरा आंसर निकला? नहीं निकला। एन तो कुछ भी हो सकता है चारों में से, मुझे तो एक वैल्यू चाहिए, यूनिक है ना, तो एक वैल्यू तो निकल के आ नहीं रही। तो जब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 अलोन से मेरा आंसर मिल गया, नहीं, बात गलत है। कोई बात नहीं, अब स्टेटमेंट 1 भूल जाओ, अब आओ स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 10 से 20 के बीच में ऐसे नंबर्स बताओ जो जब 4 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अरे बड़ा इजी है, बेसिकली कुछ नहीं कह रहा, ये 4n+1 की टर्म्स के अंदर होगा। कौन से नंबर आएंगे 10 और 20 के बीच में ऐसे? आप बोलोगे सर 13 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। जब ये 4 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 पढ़ के आपका यूनिक आंसर आया? आंसर इज नो। यहां पर भी 2 नंबर आ रहे हैं, तो सर स्टेटमेंट 2 को भी देख के नहीं आंसर पता लग रहा, तो बी ऑप्शन भी गलत। अब क्या करेंगे? अब सर दोनों को कंबाइन कर दो। किसको कंबाइन कर दो? 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दो। 1 के अंदर ये 4 ऑप्शन बने थे, 2 के अंदर ये 2 ऑप्शन बने, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आया? आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन क्या है? 13 एंड 17। यानी कि जब दोनों को कंबाइन भी कर दिया तब भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तब भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है इनकी, यूनिक नंबर तो नहीं निकला। तो यानी कि कंबाइन करने के बाद भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है, तो सी भी गलत हो गया। तो एक्चुअली आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। डू यू गेट द पॉइंट? इस तरह से आप इनको कंबाइन करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लैरिटी है नंबर सिस्टम की? बहुत बढ़िया। आओ फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये देखो, अब यहां पर इसने यही क्वेश्चन ना कैलेंडर के अंदर कर दिया। एक ना काम करो, प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो इस आंसर को, क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। चलो, यहां पूछा क्या है सवाल में? सवाल में पूछा है व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। इस महीने की 14 तारीख को क्या दिन है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब अगर सिर्फ मैं पहली स्टेटमेंट देखता हूं, पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इस महीने का जो आखिरी दिन है वो है वेडनेसडे। क्या कह रहा है? इस महीने का आखिरी दिन वो है वेडनेसडे। क्या इससे मैं ये बता सकता हूं कि 14 तारीख को क्या दिन रहा होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर बड़े आराम से बता सकते हो, पर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अभी जो महीना में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सर मार्च में कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, है कि नहीं? अगर मार्च के महीने की अगर बात करें और आखिरी दिन वेडनेसडे है, अगर जस्ट एग्जांपल, तो 14 तारीख को कुछ दिन आएगा। पर अगर सर हम फरवरी में कर रहे होते तो हमें तो गिवन नहीं ना कितना महीना है। लास्ट डे क्या है महीने का मुझे नहीं पता। सर लास्ट डे का मतलब 31 भी हो सकता है। फरवरी के अंदर तो 28 दिन भी होते हैं, अभी लीप ईयर था 29 दिन भी होते हैं और 30 दिन भी होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वो कौन सा महीना है और उस महीने की आखिरी दिन क्या है, आखिरी तारीख क्या है, उस हिसाब से फर्क पड़ जाएगा कि 14 तारीख को क्या दिन रहा होगा। अगर 31 तारीख को वेडनेसडे है तो आप नोटिस करोगे फिर 14 तारीख को कोई और दिन आएगा। 28 दिन का मंथ होता, 28 अगर आखिरी दिन है, उस दिन वेडनेसडे है, तो 14 तारीख को भी वेडनेसडे होता। तो इस तरह से हमें पता ही नहीं जब लास्ट दिन क्या है, तो हम इस स्टेटमेंट के माध्यम से नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या दिन होगा 14 तारीख को। तो पहला स्टेटमेंट जब आपने यूज किया ना, उससे आपका आंसर नहीं बना। अलोन इट इज नॉट सफिशिएंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करो, यहां कह रहा है कि तीसरा सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17। वो कह रहा है 17 तारीख को, 17 तारीख को सैटरडे था। अगर 17 तारीख को सैटरडे होता है तो भाई 14 तारीख को क्या होगा? अरे 3 दिन पीछे चले जाओ, वेडनेसडे होगा। ठीक है ना? 17 तारीख को अगर सैटरडे है तो 14 तारीख को क्या रहा होगा? 3 दिन पीछे, वो आपका वेडनेसडे रहा होगा। स्टेटमेंट 2 अकेला ही आपको आंसर बता रहा है कि 17th को अगर सैटरडे है तो 14th को वेडनेसडे ही रहा होगा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 के माध्यम से ना आप अपने आंसर तक यूनिकली पहुंच सकते हो, बस पहला स्टेटमेंट से नहीं पहुंच सकते, ये ध्यान रखना। आओ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ऐसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, हाउ मेनी ट्यूसडेज आर देयर इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इफ द मंथ एंड्स ऑन थर्सडे। बताओ क्या लगता है, क्या आंसर आएगा इसका? क्या कह रहा है? अगर महीना आपका थर्सडे को खत्म हुआ तो उस महीने के अंदर ट्यूसडे कितने होंगे? देखो अब वो क्या कह रहा है, थर्सडे, ये तो मैं वैसे आपको समझा रहा हूं, डेटा सफिशिएंसी का एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली लिंकेज है। अब मैं कह रहा हूं थर्सडे आखिरी दिन है महीने का। अब नोटिस करना, ये तो दिन 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। अगर आपका 31 तारीख थर्सडे हुआ
तो ट्यूसडे किस दिन आएगा सर? ट्यूसडे आएगा 29 तारीख को, 2 दिन पहले। तो अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ ट्यूसडेज कितने आ जाएंगे? एक एक हफ्ते पहले के। तो 22 को भी रहा होगा ट्यूसडे, 15 को भी, 8 को भी, 1 तारीख को भी। यहां तो 5 ट्यूसडेज आ गए। अगर किसी और दिन चेक करें, जैसे मान लो आप 28 तारीख की बात कर रहे हो, जैसे फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं नॉन लीप ईयर के अंदर, तो उस केस के अंदर आपके ट्यूसडेज कितने आएंगे? आप बोलोगे सर 26 को ट्यूसडे होगा, 19 को होगा, 12 को होगा, 5 को होगा। इस केस में 4 ट्यूसडेज आएंगे। तो यानी कि ना, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपका मंथ एंड हो कब रहा है, 28 को, 29 को, 30 या 31 को, उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। ठीक है ना, लिंकेज थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, तो मैंने वो भी यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। आओ चलो फिर एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। यहां क्या कह रहे हैं? यहां कह रहा है कि ये बताओ 2 नंबर्स कौन से हैं। कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है, एक्चुअल में ना इनमें ना थोड़ा सा यूपीएससी भी थोड़ा और अच्छे से बता सकती थी। ठीक है ना, कि मान लो सिर्फ इंटीजर्स की ही बात कर रहा है, तो थोड़ा सा ना यूपीएससी भी थोड़ा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उत्पन्न देती नहीं है यहाँ पे। बट ठीक है, लेट्स एज्यूम कि ये इंटीजर्स ही हैं। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, ये निकालना है हमने। और यहाँ पूछा क्या है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रोडक्ट इज 21। अगर प्रोडक्ट 21 चाहिए तो बहुत तरह से हो सकता है। आप बोलोगे सर 1,21, इसका प्रोडक्ट भी 21 आता है। -1, -21, सर इसका प्रोडक्ट भी 21 आएगा। 3,7, इसका प्रोडक्ट भी 21 आएगा। -3, -7, सर इसका प्रोडक्ट भी 21 आएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, बिल्कुल ठीक बात है, 4 ऑप्शन आए। पर अगला तो यानी कि ना, अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 देखूं तो स्टेटमेंट 1 से तो मेरे पास यूनिक आंसर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता लग रहा कौन से नंबर्स हैं। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ूं, देयर सम इज 10, उनका सम, 2 नंबर्स का सम 10 आ रहा है। अरे इसका मतलब सिंपली इतना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सर यहां तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। x प्लस वाई इक्वल टू 10, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से तो सर हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप देखो सर, आप बोलोगे सर 4 और 6, 7 और 3, 8 और 2, 9,1, -11 और +1, सॉरी -1 और 11, उसका सम भी 10 आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखूंगा ना, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मेरा आंसर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता होता हूं सर, अब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा, S1 और S2 दोनों मैं कंबाइन कर दूंगा। जैसे मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 21 और सम 10, यही मिला। अब मुझे बताओ, अब क्या यूनिक आंसर निकाल सकता हूं? बिल्कुल। पहले के अंदर 4 ऑप्शंस थे, इस चारों को मैं इसके साथ कंबाइन करूं और देखो किसका सम 10 आ रहा है। आप रियलाइज करोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3,7। इसी 3,7 यही एक पॉसिबल ऑप्शन है जिनका प्रोडक्ट भी 21 है, जिनका सम भी 10 है। इसके अलावा कोई और इंटीजर आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिनका आपको प्रोडक्ट 21 एंड सम 10 मिलेगा। तो जैसे ही आप दोनों को कंबाइन करोगे ना, तब उसको कंबाइन करने के बाद आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको 2 नंबर्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्लैरिटी? वेरी गुड। आओ फिर कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे ये देखो, अब यहां पर देखो 3 स्टेटमेंट आ गई हैं। अब इनको कैसे करेंगे? ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या पहले? इन्होंने पूछा है कि ये 4 है ABCD, इनमें यंगेस्ट कौन है? ठीक है, निकालते हैं। अब देखो पहले में क्या पूछा है, अगर ऑप्शन ए में कह रहा है स्टेटमेंट 1 अलोन। आप ना एक काम करो, स्टेटमेंट 1 को अलोन देखो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को। कह रहा है C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। क्या बोल रहा है कि C इज यंगर देन D, D से छोटा है पर C जो है वो A और B से बड़ा है। क्या इससे मेरा यंगेस्ट पता लगा? आप बोलोगे सर नहीं, यंगेस्ट ना A और B में से कोई भी हो सकता है, हमें ये थोड़ी दिया है। तो पहली स्टेटमेंट देखने से मुझे नहीं पता लगा। अब क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 भी देखें? नहीं। आगे देखो ना, वो कह रहा है S1 और S2 टुगेदर, S1 और S2 कंबाइन कर दो। S2 में क्या लिखा है? D इज द ओल्डेस्ट। वो तो हमें पहले से पता था कि D ओल्डेस्ट है। अगर आपने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया तो कुछ खास तो मिला नहीं, वो तो हमें पहले से पता था D सबसे बड़ा है। तो ये भी बात भी गलत है। तीसरा देखो S2 एंड S3, इन दोनों को देखो, S1 को भूल जाओ। इन दोनों के हिसाब से क्या है? इन दोनों के हिसाब से D ओल्डेस्ट है और A आपका B से बड़ा है। क्या इससे आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं। देखो स्टेटमेंट 1 को आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी स्टेटमेंट 1 है तो नहीं, आप स्टेटमेंट सी को, ऑप्शन सी को पढ़ रहे हो ना। ऑप्शन सी में क्या है? S2 एंड S3। क्या सिर्फ इतना देख के कि D ओल्डेस्ट है, A B से बड़ा है, हमें नहीं पता लग रहा क्या तीनों के बीच में, मतलब हु इज द यंगेस्ट? इतना पता है D यंगेस्ट नहीं है
और ए यंगेस्ट नहीं है। बी और सी में कौन है नहीं पता लग रहा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को देख के। पर जैसे ही आप S1 और S3 कंबाइन करोगे, क्या किया, S1 और S3 कंबाइन, S1 तो ये था D इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन A एंड B, और इसमें पता लग गया A इज ग्रेटर देन B। तो अब हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि D सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे C, फिर तीसरे पे A, चौथे पे B। तो S1 और S3 कंबाइन करके आपका आंसर मिल जाएगा। समझे इस बात को? जब भी आपको जो अगर कोई ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो रहा है ना S2 एंड S3, तो उसने S2 एंड S3 बताया है, S1 को आपको उस टाइम भूलना पड़ेगा, सिर्फ S2 एंड S3 पे फोकस करो। इस तरह से यहां पर जैसे हमने D में S1 और S3 के ऊपर फोकस किया, उन दोनों को कंबाइन किया, हमारा आंसर बन गया। गेटिंग इट? तो ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आओ, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, पर अगर आप लॉजिकली इसको देखोगे तो आप इसको कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक। देखो पहले जो कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि यार अगर इसका आंसर यस आएगा ना तब हम इसका आंसर करेंगे, मतलब कहने का मतलब कि अगर 100 से ज्यादा फिगर आएंगे तो हम उसको स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस यूनिक आंसर आना चाहिए। भले ही आंसर यस आए, भले ही आंसर नो आए, हमें यूनिक आंसर मिल जाएगा, हम खुश हैं। यानी कि नंबर्स ऑफ पेजेस अगर वो 100 से कम हो, अगर वो यूनिकली मिल जाए तब भी हम कहेंगे कि हाँ उससे आंसर आ रहा है, अगर 100 से ज्यादा हो तब भी हम कहेंगे। बट फर्क बस इतना आना चाहिए कि यू नीड टू हैव अ यूनिक आंसर, या तो इसका आंसर यस मिल जाए या इसका नो मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मे बी आंसर आए, कि कभी हो सकता है 100 से कम है, कभी 100 से ज्यादा है, तब हम बोलेंगे कि आंसर नहीं आ रहा। हमें यूनिक आंसर चाहिए। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं यूनिक आंसर निकालने की। पूछा क्या है कि 100 से ज्यादा फिगर्स हैं या नहीं है। अब सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, क्या कह रही है स्टेटमेंट 1? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक। बुक के अंदर कितने पेजेस हैं? 51। एंड हर पेज के किसी भी पेज के ऊपर बुक के 2 से ज्यादा फिगर्स नहीं है। क्या बोल रहा है? 2 से ज्यादा फिगर नहीं है किसी भी बुक के पेज के ऊपर। बुक के पेजेस पता है 51, यानी कि या तो सर जीरो फिगर है एक पेज के ऊपर, या 1 है, या मैक्सिमम 2 है। इससे ज्यादा तो नहीं है ना। उसने बोला 2 से ज्यादा नहीं है, तो यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिनिमम फिगर्स कितनी होंगी और मैक्सिमम कितनी? बिल्कुल, आप बोलोगे सर मिनिमम तो हम यही मान लेंगे कि 0, किसी भी पेज के ऊपर कोई भी फिगर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल है, उसमें क्या आएगा? मिनिमम 0 आएगा। मैक्सिमम कितनी फिगर हो सकती हैं? अगर हर किसी पेज के ऊपर 2-2 फिगर है, आप बोलोगे सर 102 हो गया वो तो 51 इंटू 2। मुझे अब बताओ, जब मैंने स्टेटमेंट 1 को पढ़ा, मुझे इतना पता लगा कि हर पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर 2 से ज्यादा फिगर नहीं है। उससे मैंने ये निकाल लिया कि मेरी मिनिमम फिगर मतलब 0 है, मैक्सिमम फिगर मेरी 102 है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स। क्या इसका यूनिक आंसर आया? आंसर इज नो, नहीं आया, क्योंकि आप में से आपने ही तो बोला कि फिगर कितनी आएंगी इससे, 0 से लेकर 102 के बीच में। अगर तो 100 से नीचे है तब उसका आंसर आएगा नो। 100 से ऊपर हो गया, जो कि इस केस में आ रहा है 100, 101, 102, उसमें आंसर आ जाएगा यस। क्या यूनिक आंसर मिला? नहीं मिला। ना हमें यह पता है कि 100 से पक्का ही ऊपर है, या हमें यह भी श्योरिटी नहीं है कि 100 से पक्का ही नीचे है। तो इस वजह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हो, यू डू नॉट गेट द राइट आंसर। ठीक है, ये जो कह रहा है ना स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं। सेकंड पे आओ, देयर इज एट लीस्ट, अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, दूसरा कह रहा है देयर इज एट लीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। पहली बात तो इसने हमें ये नहीं बताया कितने पेजेस हैं, 1000। अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, ये मत याद करो 51 है, नहीं। स्टेटमेंट 1 अब खत्म हो चुकी है एक सेकंड के लिए। स्टेटमेंट 2, ओनली फोकस ऑन स्टेटमेंट 2, कह रहा है हर पेज के ऊपर कम से कम एक फिगर है। अरे अगर 1 लाख पेजेस हुए बुक के तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर एक ही पेज हुआ बुक का तो ये गलत हो जाएगा। यूनिक आंसर सर यहां पे भी नहीं मिल रहा, तो ये बात भी गलत है। यानी कि स्टेटमेंट 2 अलोन से भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। सर अब क्या करेंगे? अब दोनों को कंबाइन कर दो। दोनों को जैसे आप कंबाइन करोगे तो यहां पे क्या निकल के आएगा कि हर पेज के ऊपर कम से कम एक फिगर है। और पहली स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा कि 51 पेजेस की बुक है एंड उसमें 2 से ज्यादा फिगर नहीं है। तो यानी कि ना ये 0 वाला केस अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंबाइन कर दिए ना। सेकंड में तो ये लिखा है कि कम से कम एक फिगर तो है ही हर पेज के ऊपर, और पहले से हमें ये था कि मैक्सिमम 2 हैं। तो यानी कि जब हम कंबाइन करेंगे ना तब हमें मिनिमम फिगर्स कितनी आएंगी? 51। क्यों? क्योंकि लिखा ना देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर, और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम अभी भी 102 ही है। गेटिंग द पॉइंट?
तो यहां से पता क्या पता लगा, अभी भी आंसर यस और नो ही है, कोई यूनिक आंसर नहीं है, क्योंकि 51 से लेके 102 फिगर्स हैं। हो सकता है 100 से ज्यादा भी हो, क्योंकि 102 भी आया है तो 100 से ज्यादा हो जाएगा उस केस के अंदर, पर 51 से लेके 99 भी है, उस केस में 100 से कम हो जाएगा। तो यानी कि क्योंकि इस फिगर्स की रेंज 51 से लेकर 102 के बीच में वेरी कर रही है, हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का यस भी आ रहा है, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर नो भी आ रहा है, एंड दस वी आर नॉट गेटिंग एनी यूनिक आंसर। तो इस वजह से जब आपने दोनों को कंबाइन कर दिया ना, जब इनको आपने कंबाइन भी कर दिया, तब भी हमारा दोनों कंबाइन करने के बाद सफिशिएंट नहीं थे कि हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाए कि इसका आंसर यस आएगा पक्का या नो आएगा। समटाइम इट इज यस, समटाइम इट इज नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी यूनिक आंसर, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लैरिटी है? गुड। आओ फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक काम चलो ये करा देता हूं, ठीक है, हर क्वेश्चन होमवर्क थोड़ी देंगे, ये करा देता हूं, ठीक है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें कह रहा है एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 1 to 5 फ्लोर्स है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 फ्लोर ऐसे, और उसमें हमें 4 कलर्स यूज करने हैं, एंड एक फ्लोर के ऊपर एक ही कलर होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आपकी फ्लोर है 1 2 3 4 5, इन पांचों फ्लोर्स के अंदर हमें 4 कलर यूज करने हैं, एंड किसी भी फ्लोर के ऊपर एक ही कलर होता है, ठीक है। अब ना 3 स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा है कौन सा सफिशिएंट है। अब अगर मैं, और इंश्योर क्या करना है, इंश्योर ये करना है कि कोई भी 2 कंसेक्टिव फ्लोर्स जो साथ साथ में फ्लोर्स है ना, उनमें अलग अलग कलर्स, क्या हुआ है, अलग अलग रंग होने चाहिए, जो आसपास वाले, जो साथ साथ वाले जो फ्लोर्स हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल स्टेटमेंट 2 से ये हो जाएगा। कौन सी है स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 है ये, सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अगर मान लो इसको हमने कलर 1 दे दिया, मतलब कुछ कलर एक्स दे दिया, तो कह रहा है इसको कलर वाई दे, क्या इससे इंश्योर हो जाएगा? नहीं। देखो ध्यान में ये रखो, हमें 4 कलर तो यूज करने ही करने हैं। तो अगर मान लो मैंने यहां पे ए कलर यूज कर लिया और यहां बी कर लिया और यहां वाई कर लिया, तो देख रहे हो 2 जगह के ऊपर, 2 कंसेक्टिव फ्लोर्स के ऊपर सेम कलर हो गया। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से तो मैं नहीं इंश्योर कर पाऊंगा कि आपके 4 कलर यूज हो जाए एंड 2 कंसेक्टिव फ्लोर्स पे सेम कलर ना हो। यहां पे तो सेम कलर आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखो, ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। सिर्फ स्टेटमेंट 3 क्या है, फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड। अगर आपने इस फ्लोर को भी रेड पेंट कर दिया, इस फ्लोर को भी रेड पेंट कर दिया, और आपको 4 कलर यूज करने थे, अभी तक यूज कितना हुआ है, एक ही कलर, तो बाकी 3 कलर बाकी तीनों फ्लोर्स पे जाएंगे, वट एवर इट माइट बी, एक्स वाई और जेड, तभी तो इंश्योर हो पाएगा कि 4 कलर्स हैं। बिल्कुल। और इस केस में यह भी इंश्योर हो गया कि किसी भी 2 फ्लोर्स का, कंसेक्टिव फ्लोर्स का, नॉट किसी भी, कंसेक्टिव फ्लोर्स का रंग भी सेम ना हो। तो यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 3 को यूज करके ना आपने इस बात को इंश्योर कर दिया है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर आपने स्टेटमेंट 1 को क्यों नहीं पढ़ा, 2 को क्यों नहीं पढ़ा, 3 को क्यों नहीं? अरे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है वो, जो ऑप्शन में कह रहा था। हर बार थोड़ी ऐसे होगा कि स्टेटमेंट 1 को पढ़ो पहले, फिर भूल जाओ उसको, फिर स्टेटमेंट 2 को पढ़ो। जब स्टेटमेंट 1 अकेला कहीं पूछा ही नहीं गया, तो मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगा ना, दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। क्लैरिटी है इस चीज की? गुड। आओ फिर कुछ एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर कह रहा है 6 लेक्चर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 लेक्चर्स हैं, उनको 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमें रखना है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि भाई थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर है। चलो ठीक है, पहले ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, लेक्चर एफ, जो भी लेक्चर एफ है, इट इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी, यानी कि लेक्चर एफ से पहले होता है क्या, लेक्चर ए, और लेक्चर एफ के बाद होता है सी। क्या सिर्फ इतना पढ़ के मुझे यह पता लग गया कि थर्ड लेक्चर कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है आपके 6 लेक्चर, ये है 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताओ, मुझे इतना पता है कि ए एफ सी करके है, ए पहले आता है फिर एफ फिर सी। अब टेक्निकली अगर आप नोटिस करो, आप बोलोगे सर ए एफ सी में ऐसे रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 ठीक है। मैं ऐसे रख सकता हूं, बिल्कुल। ऐसे रख सकता हूं, बिल्कुल। ऐसे भी रख सकता हूं। सब केसेस में आपका एफ जो है, इट इज प्रोसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। क्या सिर्फ इतना देखने से मुझे पता लगा कि थर्ड लेक्चर कौन सा है? अरे नहीं, हो सकता है सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। यूनिक आंसर तो मिला ही नहीं। तो यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ने से मेरा आंसर नहीं मिल रहा, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत है।
फिर आओ स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि भैया बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। उसने क्या बताया, सिर्फ यही बताया कि भैया बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो इससे हमें इतना पता लग गया कि जो बी है ना वो लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, क्या इतना पता होने से कि लेक्चर नंबर 6 बी है, क्या हम थर्ड लेक्चर के बारे में कुछ भी बता पाएंगे? नहीं, थर्ड लेक्चर कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट बी। तो यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिला। अब क्या करेंगे सर, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये पहला तो स्टेटमेंट लिखा ही हुआ है, सेकंड भी लिखा, तो सेकंड स्टेटमेंट पता लगने से ये पता लग गया कि भाई बी जो है ना वो आखिरी लेक्चर है। तो बी तो आपके AFC बस यहां नहीं हो सकते, बाकी तो कहीं भी हो सकते हैं। तो थर्ड लेक्चर के लिए अभी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो यानी कि ये बात भी गलत होगी। दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा कि बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर ऑल्सो नॉट एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लैरिटी है? परफेक्ट परफेक्ट, गुड। कुछ होमवर्क्स आपके, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। इसको नीचे कमेंट्स में भी आंसर करना, मैं अपने टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दूंगा। उस पर्टिकुलर PDF में आपको इसका आंसर मैं मेंशन करके दूंगा, तो प्लीज खुद भी ट्राई करना, नीचे कमेंट्स में आंसर बताना, फिर इसका आंसर आप वहां से चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक था या गलत। दूसरा होमवर्क आपका रहेगा ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो प्लीज इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आंसर आप चेक कर लोगे PDFs के अंदर। हाँ, इस क्वेश्चन पे आओ। ये UPSC ने अभी 2023 में पूछा था, ध्यान से पढ़ो इसको। पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, इज P ग्रेटर देन 0, सॉरी इज P ग्रेटर देन Q। अब हमें यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसका आंसर यस आता है या नो आता है। हमें क्या जानना है, हमारे पास यूनिक आंसर आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिक आंसर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि गलत है, यूनिक आंसर आ गया तो सही है। अब सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, वो कह रहा है P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0। P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0। अगर मुझे बस इतना पता है, क्या इससे यह प्रूव हो जाएगा कि P बड़ा है या Q बड़ा है? नहीं। अगर आप बोलो सर 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 वट एवर, P इंटू Q तो 0 से बड़ा ही है, उससे थोड़ी पता लग रहा है कि P बड़ा है या Q बड़ा है। या फिर इवन नेगेटिव में भी जा सकते हो, -5 इंटू -4, ये भी 20 आएगा इसका आंसर भी। ये भी हमें नहीं पता लग रहा कि कौन बड़ा है। तो भाई स्टेटमेंट 1 को, ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 को यूज करके तो नहीं मिल रहा। स्टेटमेंट 2 को अगर आप देखोगे, वो कह रहा है P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। अगर मान लो P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर होता है, क्या इसका मतलब ये है कि अब P आपका Q से बड़ा होगा? सोचो एक बार। आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ, बट रुको एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं सर 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, ये बात बिल्कुल ठीक है, P बड़ा है Q से और इसका स्क्वायर भी आपका P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा है। पर अगर मान लो यही चीज है नेगेटिव में, मान लो -5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इनकी बात करूं, अब देखो -5 का स्क्वायर इज 25, -4 का स्क्वायर इज 16, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 25 इज ग्रेटर देन 16, ये बात तो ठीक है। पर P तो छोटा है ना, -5 इज स्मॉलर देन Q। नेगेटिव नंबर के अंदर आपका उल्टा हो जाता है। तो यानी कि अगर P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर है, इसके माध्यम से भी मैं नहीं बता पा रहा सिर्फ इतना देख के कि कौन बड़ा है, क्या P बड़ा है या Q बड़ा है। ये जो आपकी बात लिखी गई है ना यहाँ पे, कौन सी बात, ये सेकंड वाली, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि पहला स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट अलोन अलोन यूज करते हुए क्या मैं आंसर तक पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। तो चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब एक काम करते हैं सर, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे अगर आप जोड़ोगे, क्या तब आपका आंसर आ जाएगा? आंसर इज नहीं आएगा। कैसे? जैसे मान लो आप इस केस को लेते हो, -5 और -4। अब इस केस में आपका P स्क्वायर आपका Q स्क्वायर से बड़ा है, बिल्कुल, और साथ ही साथ P इंटू Q ये भी 0 से बड़ा है, क्योंकि -5 इंटू -4 कितना होता है? 20। पर आपका जो -5 था वो तो छोटा था -4 से, तो यानी कि इस केस में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ले रहा हूं तो इसका आंसर आ रहा है नो। पर अगर मैंने पॉजिटिव नंबर लिए, मान लो 5,4, यहां पर क्या होगा? P इंटू Q ग्रेटर देन 0 और P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर। उस केस में P ग्रेटर देन Q का आंसर क्या आएगा? यस। तो दरअसल में हो क्या रहा है ना, नेगेटिव वाले क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हमारा P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर है, वहां पर उसका आंसर नो आ रहा है, बाकी केसेस के अंदर उसका आंसर यस आ रहा है। तो यूनिक आंसर तो मिला नहीं, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के बावजूद भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी जो बात कर रहा है ना, कि अगर हमने दोनों को कंबाइन भी कर दिया उसके बाद भी हमारे पास सही आंसर या एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा।
इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करें, ये भी 2023 में ही यूपीएससी ने पूछा था हमसे। अब यहां क्या पूछा गया, यहां पूछा गया कि भाई ये वाला नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, इतना पूछा है। बेसिकली यूनिक आंसर निकलना चाहिए, यूनिक आंसर आ जाएगा तो ठीक है, जो भी आंसर आता है। अब देखो, एक नंबर है p प्लस क्यू माइनस आर, और दूसरा क्या है p माइनस क्यू प्लस आर, यही पूछा है। अगर आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं पूछता हूं, मान लो दो नंबर है a और b, अगर दो नंबर है a और b, मैं आपसे पूछता हूं दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आपको क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर a b से बड़ा है, इसका मतलब क्या है a माइनस बी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, तभी तो आपका वो 0 से आपका बड़ा होगा। तो यहां पर ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं मैंने, इनको एक बार ना माइनस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर, अगर इसको माइनस करने के बाद ये नंबर ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा है ये छोटा है। अगर लेस देन 0 आया, उसका मतलब क्या है ये छोटा है और ये बड़ा है। क्लियर है? जब जैसे आप माइनस करोगे ना, आप रियलाइज करोगे, इसको ब्रैकेट खोल दो, p प्लस क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, है ना। ये भैया p से p तो कट गया, ये क्या बना ट्वाइस ऑफ q माइनस आर, ये वैल्यू बनी। तो एक्चुअल में ना, अगर आपका जो q है वो r से बड़ा होगा, अगर आपका q r से बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर बड़ा होगा। अगर आपका q r से छोटा होगा, उसका मतलब है ये नंबर बड़ा होगा। तो टेक्निकली ना, अगर q और r के बीच का मुझे रिलेशनशिप पता लग गया, उससे मैं बता दूंगा कि ये बड़ा है ये बड़ा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि रिलेशनशिप मुझे चाहिए q एंड r का डेफिनेट रिलेशनशिप। अगर मैं आता हूं स्टेटमेंट 1 के ऊपर, ये क्या कह रहा है p माइनस क्यू इज पॉजिटिव। p माइनस क्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या, p इज ग्रेटर देन q। क्या p ग्रेटर देन q से मुझे ये पता लगा q एंड r का रिलेशनशिप क्या है? आंसर इज नो, नहीं पता लगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर नहीं आ रहा। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, p माइनस r इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि r जो है वो p से बड़ा है। यहां पर r और p का रिलेशनशिप आया, q एंड r का रिलेशनशिप अभी भी नहीं आया, यानी कि स्टेटमेंट 2 से भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा। पर जैसे ही अब मैं स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करूंगा, उससे मुझे पता क्या पता लग रहा है, उससे मुझे पता ये लग रहा है, इनको कंबाइन करो, उससे पता ये लगा कि भाई जो r है वो p से बड़ा है और जो p है वो q से बड़ा है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करने के ऊपर r और q का डेफिनेट रिलेशनशिप मिल चुका है। r बड़ा है q से, तो यानी कि ना ये वाला केस है, r बड़ा है q से, तो यानी कि ये जो बात थी ट्वाइस ऑफ q माइनस r, ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि r बड़ा है q से। तो यानी कि जो पूछ रहा था इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन दिस, इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इसका डेफिनेट आंसर आएगा कि नो, नहीं है बड़ा। कैसे आएगा? दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके, क्योंकि मुझे r और q का रिलेशनशिप मिल गया दोनों को कंबाइन करके, एंड अकॉर्डिंगली मैंने इसका आंसर बता दिया। तो क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तब तो मेरा आंसर बन गया, पर अकेले अकेले जब मैंने यूज किया, आपके स्टेटमेंट 1 को अकेले यूज किया, स्टेटमेंट 2 को अकेले यूज किया, उससे मेरा आंसर नहीं बना था। क्लैरिटी है इस चीज की? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2023 का ही था। मैंने बोला ना 2023 में काफी क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग, और इजी थे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस अच्छी होती तो आराम से करते। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि नंबर क्या है। ठीक है, नंबर डिटरमिन करना है। अगर यूनिक नंबर आ गया तो आंसर बन गया, नहीं आया तो नहीं बना। अब देखो यहां पर पहली स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। देखो यूपीएससी ने 2022 में आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं जहां पर आपका उन डिजिट्स का सम करना इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इनफैक्ट मैंने नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये बताए भी थे कि कौन कौन से ऐसे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, याद करवाता हूँ। याद करो, मैंने आपको बताया था, जैसे आपका 123 है, 123, इनका आप सम करो, 1 + 2 + 3 कितना आएगा सम आएगा 6। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट भी 6, 1 × 2 × 3। तो जो 1 2 3 होता है ना, ये सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके सम भी उतना ही देते हैं 6 ही, प्रोडक्ट भी। इसी तरह से जैसे 1 2 3 है, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 3 2, बिल्कुल इसका सम भी 6, प्रोडक्ट भी 6। इसी तरह से इनका कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, 213 हो गया, 231 हो गया, 312 हो गया, 321 हो गया। ये 6 ऐसे आपके नंबर्स हैं, बेसिकली 1 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हैं, जिनका सम भी सेम आ रहा है, उतना ही उनका प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो पहली बात इसने लिखी है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स,
इससे मेरे पास 6 नंबर निकल के आए, जो कि मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाए भी थे। तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ने पे मेरे पास यूनिक आंसर निकल रहा है? आंसर इज नो, नहीं निकल रहा है यार, 6 नंबर आ गए, कैसे एक सिंगल आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। जो नंबर है वो उसको सम से डिविजिबल है। अब ऐसे तो बहुत नंबर आ जाएंगे, यहां पे ना 3 डिजिट था तो वो भी ध्यान रखना। ऐसे तो सर बहुत नंबर आ जाएंगे, किसी भी नंबर को अगर उससे डिजिट्स के सम से डिवाइड करें तो वो डिविजिबल है। देयर कैन बी मेनी नंबर्स, गेटिंग द पॉइंट? तो इससे तो मेरे पास ना कोई यूनिक आंसर मिल ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट 2 को यूज करके भी मैं नहीं आंसर निकाल पाऊंगा। पर अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, क्यों कंबाइन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे सिर्फ 6 ऑप्शंस थे, इन 6 का मैं देख लेता हूं कि किस किस से डिवाइड होता है, तो मेरे पास शायद आपका यूनिक नंबर मिल जाए। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मैंने जैसे कंबाइन किया, तो मैं क्या करूंगा? इन 6 नंबर्स को डिवाइड करूंगा, किससे? उनके डिजिट्स के सम से। डिजिट का सम कितना है? वो तो 6 ही है सब केस के अंदर। आप देखो, जैसे 123 है, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? अरे भाई ऑड नंबर है, कैसे डिवाइड होगा? तो ये नंबर तो नहीं है। 132, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, 22 इंटू 6 इज 132। तो भाई ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, एक नंबर तो आया, मुझे बस एक नंबर चाहिए, यूनिक नंबर मिल गया तो आंसर सही है। 213 ये तो ऑड है, ये तो डिविजिबल नहीं होगा। 231 ये भी ऑड है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इसको चेक करो, 312 करोगे, बिल्कुल 52 इंटू 6 इज 312, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो एक्चुअल में ना जब आपने दोनों को कंबाइन किया, आपके पास दो नंबर निकल के आए, 132 एंड 312। ये दो नंबर ऐसे हैं जो स्टेटमेंट 1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड स्टेटमेंट 2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों कंबाइन करने के बाद भी मेरे पास एक आंसर नहीं आ रहा, मेरे पास आंसर आ रहे हैं दो, 132 भी और 312 भी, यूनिक आंसर नहीं है। तो यानी कि ना दोनों को जब मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद भी मेरे पास यूनिक आंसर नहीं आया, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लैरिटी हुई इस चीज की, कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन? हाँ क्लियर हुई है चीजें? दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा, प्लीज एक बार दोबारा से पीछे जाके यूट्यूब के अंदर एक बार गो थ्रू कर लेना, आई थिंक उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इजी है, ट्राई करना। ठीक है, मैं टेलीग्राम के ऊपर जो पीडीएफ डालूंगा उसमें आंसर बता दूंगा। एक क्वेश्चन और भी देखो तीन नहीं है, आई थिंक एवरेज के चार, एवरेज नहीं, इसके आपके डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 के अंदर। तो प्रेटी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम लास्ट ईयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, 2022 वाला आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं एक बार। अब यहां पे ना इसने एवरेज के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर दिया आपके डेटा सफिशिएंसी के अंदर। अब दिया क्या है? दिया है कि भाई 5 बच्चे हैं जिनकी एज इस तरह से है कि ई सबसे बड़ा, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय सी, बी, ए। और यहां पे बता ये भी दिया है कि हर किसी की जो उम्र है ना, उनमें 2-2 साल का फर्क है। यानी कि ई डी से 2 साल बड़ा है, डी सी से 2 साल बड़ा है, बी सी बी से 2 साल बड़ा है, और बी ए से 2 साल बड़ा है। और हमसे पूछा है यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब वो ए की उम्र पूछ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको इतना ही पता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं एवरेजेस के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की उम्र ए ही मान लेता हूं तो बी की उम्र क्या आएगी? अरे 2 साल बड़ा है तो a+2, सी की कितनी आएगी? वो और 2 साल बड़ा है तो a+4, डी की उम्र कितनी आएगी? a+6, अगले वाले की आएगी a+8। ये है पांचों की उम्र, ए बी सी डी ई की, इतना तो मुझे पता है। अब आओ स्टेटमेंट 1 के ऊपर। जैसे मैं स्टेटमेंट 1 को पढ़ता हूं, वो कह रहा है एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। एल्डेस्ट कौन है? ये। यंगेस्ट कौन है? ये। अगर मैं स्टेटमेंट 1 को पढ़ता हूं, वो कह रहा है एज ऑफ द एल्डेस्ट यानी कि a+8, ये क्या है? 3 टाइम्स द एज ऑफ द यंगेस्ट। तो इससे क्या निकला? a+8 = 3a, 2a = 8, a की वैल्यू 4 आ गई। जैसे मैंने स्टेटमेंट 1 पढ़ा, स्टेटमेंट 1 से ना मुझे जो चाहिए था, क्या चाहिए था? यंगेस्ट की उम्र, वो क्या है? a, वो निकल गई बिल्कुल। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज करके मेरा आंसर आ रहा है। अब आओ स्टेटमेंट 2 के ऊपर, स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, स्टेटमेंट 2 के ऊपर आओ। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। मैंने आपको एक बार बताया है, जब भी इस तरह से नंबर्स ऐसे बढ़ते हैं ना, कंसेक्टिवली बढ़ते हैं, तो जो मिडल नंबर होता है, मिडल नंबर वही क्या होता है? सिर्फ वही तो उसका एवरेज होता है। जब 5 लोग हैं तो 5 में से जो तीसरा नंबर होगा वही तो एवरेज होगा।
जैसे मान लो नंबर कुछ भी है 1 3 5 7 9, तो एवरेज क्या आएगा, जो बीच वाला है 5। वेरी सिंपल, एवरेज के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये जब अगर आपको चीज पता है कि एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर, यानी कि ये वाला जो एवरेज क्या होगा, मिडल वाला बच्चा, मिडल वाले बच्चे की उम्र अगर 8 साल है तो ये क्या हो गया सर, ये 6 साल का हो गया, ये 4 साल का हो गया। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ने से मुझे यंगेस्ट चाइल्ड की उम्र पता लग रही है? आंसर इज यस, उसकी यूनिक आंसर मुझे मिल रहा है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल अपने आप में, अकेला स्टेटमेंट 2 यूज करने से भी मेरा आंसर मिल जा रहा है। तो यहां आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा, देखो अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आंसर बनेगा क्या। अगर आप स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए को पढ़ो, ये कह रहा है द स्टेटमेंट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। नहीं, अगर तो मान लो ऐसा होता ना, स्टेटमेंट 1 से आंसर आता, स्टेटमेंट 2 से आंसर ना आता, या वाइस वर्सा, स्टेटमेंट 2 से आता और 1 से ना आता, तब इसको टिक करते। पर हमारा तो क्या हो रहा है, हमारा तो अकेला स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ रहा है, अकेले स्टेटमेंट 2 से भी आ रहा है। तो जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन बी के अंदर, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। चाहे आप 1 को यूज कर लो अकेले तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप स्टेटमेंट 2 को यूज कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। तो डेफिनेटली मैंने आई थिंक आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क के लिए। ये एक और भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। ये चारों से जो 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं, इनका आपको इस टेलीग्राम के ऊपर आपको मैं इन सभी का आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेक देम एज प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे ये 2 क्वेश्चन ये हो गया, उससे पहले भी जैसे ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज डू दिस एज योर होमवर्क, ठीक है। प्लीज इनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको हर लेक्चर के अंदर बोलता भी हूं कि जब तक आप चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो टॉपिक उतनी क्लैरिटी से शायद ना समझ आए, ठीक है। वीडियो देखने से चीजें समझ जरूर आ जाती हैं, आपको पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट एज लॉन्ग एज आपने खुद अपने पेन पेपर से इन चीजों को नहीं किया, आपको मुश्किल आएगी ही आएगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऋषभ शर्मा सर PW, इसके ऊपर आप ज्वाइन करके इसकी PDF एक्सेस कर सकते हो। एंड प्लस इन सारे क्वेश्चंस के जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि आप उनको चेक भी कर पाओ कि कितने आपके ठीक थे एंड कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।